ओके सो आज मेरी ज्योग्राफी क्लास है। ज्योग्राफी क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, कैसे होता है, कितना ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल हमारा देता है, एसेट्रा। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एटमॉस्फेयर। बहुत अच्छा टॉपिक है, मेरा फेवरेट है। मैं नेट होल्डर हूँ और लेक्चरशिप ली है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैंने ज्योग्राफी पे, जिसमें मेरा फिजिकल ज्योग्राफी मेरा कोर सब्जेक्ट रहा है। तो जिसमें क्लाइमेटोलॉजी, ज्योमोर्फोलॉजी। तो एटमॉस्फेयर एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें जितना ज्यादा पढ़ो वो कम है। किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट से बारे में अगर बोलता हूं कि भाई एटमॉस्फेयर के बारे में आप मुझे कुछ बताएं, तो उनकी सिर्फ एक कल्पना ही बनी रह जाती है। कल्पना इन द सेंस एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर मींस जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वो हमारे इर्द गिर्द है, वही हमारा एटमॉस्फेयर है। दैट्स इट। देखिए, एटमॉस्फेयर इतना, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कल को क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन आया कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यू नीड टू राइट समथिंग टुवर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एसेट्रा एसेट्रा, मतलब संरचना समझाएं। मेंस में क्वेश्चंस आए तो ये पर्याप्त नहीं है। जो गैस है, लब लब लब, हमें उसके बारे में बहुत ही डीप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी मेंस में। तो उसी को लेके दिमाग में सेटअप करके आप रखिएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। तो बात आती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर है क्या, वातावरण है क्या? साधारण भाषा में अगर बात करूं, क्वेश्चन राइटिंग में, मैं आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूं, तो आंसर राइटिंग में जो एटमॉस्फेयर की बात की जाती है, तो हम सीधी से एक साधारण परिभाषा, डेफिनेशन निकलती है कि जो भी गैसों का आवरण है, जो भी गैसेस हमारे, आप हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में? हिंदी में। आप भी हिंदी में, इंग्लिश में? ओके, आप तो इंग्लिश में, वही क्या। जो भी गैसेस हैं जो सराउंडेड अस, ऑल गैसेस विच आर सराउंडेड अस, जो भी हमें चारों तरफ घेरे हुए हैं, वो क्या है? वातावरण है। वही हमारा वातावरण है। सिंपल सा भाई, गैसों का महासागर, वी कैन सी ओशन ऑफ गैसेस विच आर सराउंडेड अस, चारों तरफ हमें घेरे हुए, वो क्या है? वायुमंडल है। लेकिन हम जब स्टार्ट करेंगे राइटिंग में, मैं बता दूं, तो हमें परिभाषाओं को लेके चलना होगा। ये हमारी परिभाषा हो गई जो हमने पढ़ा जाना, लेकिन वहां पे कुछ फैक्ट चाहे जाते। अगर नंबर अच्छे लेने हैं, आप फॉर्मूला यूज करते नहीं करते कि थ्योरी डेफिनेशन डालते नहीं डालते, कॉन्सेप्ट डालते हैं, ऐसी। तो कई लोग हैं जो निकल निकल के आए, उन्होंने वातावरण के बारे में समझाने की कोशिश की, जिसमें फिंच एंड ट्रीवार था, फिलिप लेक, ये मेरे फेवरेट है। तो साधारण भाषा में अगर मैं बात करूं, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, लिखवा दिया मैंने कि आप लोगों को दिमाग में आए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। स्थल तथा जल मंडल की तरह वायुमंडल भी हमारी पृथ्वी का ही एक भाग है। ऑब्वियसली बात है, हमारी पृथ्वी पर समुद्र, 7 ओशियंस, जो हमारे, मतलब सॉरी, 5 महासागर हमारे, 5 ओशियंस जो हमारे, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, पैसिफिक ओशियन, साउदर्न ओशियन, पहले 4 थे, अब एक 5 हो चुके 2004 के बाद से। तो जैसे हमारी पृथ्वी का हिस्सा ये महासागर होते हैं, जैसा आप जानते हो गोलार्ध है, ऊपर गोलार्ध में 90% पॉपुलेशन रहती है, 10% दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। पृथ्वी अगर ले लें, नीचे महासागर ज्यादा है, पानी ऊपर कम है, हमारा हेमिस्फीयर है। खैर, आई एम नॉट टॉकिंग दैट। तो जैसे जल हमारी पृथ्वी का हिस्सा है, जैसे जमीन, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल हमारी पृथ्वी का हिस्सा है, वैसे ही हमारा वातावरण यानी वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर भी हमारी पृथ्वी का हिस्सा है, और वो अलग नहीं होता। पृथ्वी जैसे जैसे रोटेट करती है, एक दिन में, तभी तो दिन और रात होती है। पृथ्वी गति कितनी होती है? 1453 किलोमीटर पर आवर। पृथ्वी जो घूम रही है, वो रोटेशन, वो पृथ्वी के दिन रात, ये सूरज है, घूम रही है, सनलाइट पड़ रही है, तो पृथ्वी गति 1453 किलोमीटर पर घंटा है, तब दिन और रात हो रही है। तो पृथ्वी के घूमने के साथ साथ हमारा वातावरण भी घूम रहा है। वायुमंडल ऑल्सो रोटेट। समझ में आ रहा है? पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, 1,10,000 किलोमीटर
प्रति घंटे की स्पीड से, तभी तो पूरा साल होता है। हमारा वातावरण भी 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी के साथ सूरज की परिक्रमा कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हर पल साथ है, घूमने में साथ, किसी के परिक्रमण रोटेशन और रेवोल्यूशन में भी साथ, तो वो हमारा अभिन्न अंग होगा ना, तभी तो साथ साथ देगा। सेम थिंग्स, स्थल तथा जलमंडल की तरह वायुमंडल भी पृथ्वी का एक ही भाग है, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के चारों ओर वायु तथा अन्य पदार्थों का एक आवरण पृथ्वी से लिपटा होता है। या सुनो, जिसमें वायुमंडल में 10 पार्टिकल आ जाते, धूल के कण भी तो हैं, वाटर वेपर्स, गैसेस, सब कुछ वायुमंडल का ही तो हिस्सा होता है। चादर की तरह जो लपटा रहता है, और पृथ्वी कोई भी भाग वायुमंडल चादर से फ्री है नहीं है। कभी सोचा है मैं अमेरिका जाऊंगा, वहां वायुमंडल नहीं मिलेगा, मुझे मार्क्स लगा के घूमना पड़ेगा। मैं कनाडा जाऊंगा, मैं बैंकॉक जाऊंगा, मुझे वायुमंडल नहीं मिलेगा, वहां कमी, ऐसा तो नहीं सुना। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो पृथ्वी के चारों ओर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट है और सराउंडेड है। मेरी बात समझ में आई है? वातावरण क्या होता है, जो कभी भी पूरी पृथ्वी, कोई भी ऐसा पृथ्वी नहीं है, वायुमंडल भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की रेवोल्यूशन परिक्रमा करता रहता है। यह हमारी एक साधारण परिभाषा हो गई, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे टाइम के लोगा, इसके सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। काल का पीएससी 2419 आपको समझ में आ रहा है? यस लिख के भेज दिया करो बेटा। तो ये हमारा एक साधारण परिभाषा है, लेकिन we are about to appear ourselves in DM post, for DM post. So it's not suitable for that. It's a basic thing. What we discuss? It's a basic thing. समझ में आ गया? चादर है, सूरज है, तो हमें अगर सिलेक्शन लेना है तो we have to touch depth. So how can we touch depth? ये MA लेवल और नेट लेवल की परिभाषा है 4, जो हमारे क्वेश्चन में चांद लगा देंगे। फिलिप लेक के अनुसार, आई विल गिव यू दैट ऑल्सो इन इंग्लिश, लिखा भी है। अकॉर्डिंग टू फिलिप लेक, पृथ्वी के बाह्य गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। इसे कोई काट नहीं सकता, क्योंकि इट्स नॉट ए एजम्पशन, इट्स अ स्टेटमेंट। और जो स्टेटमेंट आप भौगोलिक फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं सिद्धांत, भौगोलिक चिंतन जैसे कहते हैं फिलोसफर, तो स्टेटमेंट चेंज नहीं होता। एजम्पशन मतलब लगाया जा रहा है, लेकिन 10 बार एजम्पशन लगाने के बाद जो एक चीज निकलती है उसे दैट वी कॉल ए स्टेटमेंट, सत्यापित स्टेटमेंट। तो ये है फिलिप लेक ने कह दिया। इसे आपको कॉपी में लिख लिख के याद करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर एक शब्द भी इधर से उधर हो गया तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, ट्रू नहीं रहता। मेहनत करनी है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, बहुत बड़ा है। पृथ्वी के, फिलिप लेक क्या कहते हैं, पृथ्वी के बाह्य गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, फिंच एवं ट्रीवार्था, ये मेरे भी फेवरेट हैं। इन्होंने, जब मैं क्लाइमेट रीजन पढ़ाऊंगा भारत का, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, पोलर रीजन, तो ट्रीवार्था की थ्योरी के बिना हम भारत के वायुमंडल को नहीं समझ सकते। वेदर कंडीशंस होती है, सर्दी, गर्मी, बरसात, ऑटोमन, स्प्रिंग सीजन आते रहते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन इफ वी नॉट गैदर दिस थ्योरी। ट्रीवार्था, हमें इनकी थ्योरी गैदर करना ही पड़ेगा, अपने संग कैरी करना ही पड़ेगा, अगर हमें भारत की, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, भौगोलिक बहुत बड़ा है। तो इन्होंने बोला कि अभी किसके बारे में बात बोल रहे हैं, अभी ये कॉमन एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं। पहला कौन सा था, फिलिप लेक, भाई वह जो आवरण है वायु का वो क्या है, वातावरण है, वायुमंडल है। फ्रिंच एंड ट्रीवार्था महोदया के अनुसार पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के अभिन्न यानी इंपॉर्टेंट पार्ट, अभिन्न अंग के रूप में जो गैसों का आवरण लिपटा रहता है, पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के एक अभिन्न रूप में जो गैसों का आवरण लिपटा हुआ है, उसे क्या कहते हैं हम, वायुमंडल कहते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट रखना, लिपटा, मुझे भी याद नहीं होते ऐसे, लिखने पढ़ते, लिख लिख के याद होती है परिभाषाएं, क्योंकि परिभाषा में अपने शब्द पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स अ स्टेटमेंट।
और स्टेटमेंट ही नंबर दिलाता है, जो अब तुम लोगों की आदत खत्म हो चुकी है पढ़ने की, कि हम दिमाग लाए पढ़ लो हो लिखे आएंगे, लिखने में नहीं। यहां पे समझने के साथ साथ रट्टाफिकेशन भी जरूरी है, तभी कलेक्टर की नौकरी मिलती है, वरना बिल्कुल नहीं मिल सकती। Surrounded the earth and at the integral part of the planet is a gaseous envelope called the atmosphere. सिंपल सा, मेरी बात समझ में आ गया? ये हमारी दूसरी परिभाषा होगी। अभी तो मैं परिभाषा बता रहा हूं, जेन्युइनिटी तो लगे। तुम भी कभी कॉपी चेक करो अपने बच्चों की, दोस्तों की, जो भी छोटे है तुमसे जूनियर की, तो उनकी जेन्युइनिटी तो लगेगी कि कितना अच्छा लिख रहा है। वो भी तो इंसान है, जो कोई कॉपी चेक करेगा तो उसे जेन्युइनिटी दो। मैटेरियल सबके पास है, लक्ष्मीकांत ले आते हो, कुछ उठा लो, ओझा उठा ला है, बोध उठा ला है, वो छाती ला घूम रहे हो। मैटेरियल कहां से लाओगे? जो लिखने वाला मैटेरियल है। सेम थिंग। फिर आए हमारे हावर्ड जे क्रिंचफील्ड। हावर्ड जे क्रिंचफील्ड, इन कई थ्योरीज हैं जो मतलब दी गई हैं, कई बेसिक थ्योरीज दी गई हैं। ये लिखते हैं वायुमंडल गैसों तथा लटके हुए ठोस और द्रव कणों का एक गैस ऐसा गहरा आवरण है जो पृथ्वी के चारों ओर से उसे घेरे हुए है। इन्होंने दो लटकों की बात, एक लिपटा एक लटके, लटके मतलब डस्ट पार्टिकल, इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में डस्ट पार्टिकल्स को ले लिया, कंसीडर कर लिया। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ओके, थैंक यू सो मच जिनको समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, उसने लिपटा बोला था, इसने लटका बोला। ऐसे ध्यान में रख के करना है। जो लटके हुए हैं, क्या लटके? डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस के साथ साथ। समझ में आ रहा है? उसी को उन्होंने क्या करा, कंसीडर किया है, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस एंड सस्पेंडेड लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल्स दैट एंटायरली एनवलप द अर्थ। तरल भी है, ठोस भी है, उनसे जो लटके हुए हैं उन्हें हमने, बस 3 हो गई, एक और, दैट्स इट। एक और, 4 बहुत हैं। ये तो ज्यादा थ्योरी तो मैं यहाँ पे मैंने 108 थ्योरी याद की है, सिद्धांत। 108 लिखेंगे तो क्वेश्चन छूट जाएंगे हमारे, अच्छे बनाए चक्कर में क्वेश्चन छूट गए। तो हम एक थ्योरी और लेंगे, सिर्फ एक थ्योरी, वो है हमारी आखिरी, मोंक हाउस की। किसकी है? मोंक हाउस। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर लिपटी गैसों की पतली परत, थिनर लेयर, जो ग्रेविटी कारण अट्रैक्ट है हमारे एटमॉस्फेयर में, थिनर परत को वायुमंडल कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ गैसेस held to the earth by the gravitational attraction और gravitational force। वो चल जाए। क्लियर हुआ? तो ये 4 परिभाषाएं हो गई। ये तो हमारी आम परिभाषा थी, यहां तक ये हमारी थी। हमें मालूम है एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस, गैसेस जिसमें हम सरवाइव करते हैं। लेकिन हमें चाहिए था नंबर, नंबर के लिए चाहिए स्टेटमेंट। स्टार्टिंग नहीं करते, पहले परिभाषा करते। तो हमने 1 फिलिप लेक, फ्रिंच एंटीवार्था, हॉवर्ड जे क्रिचफील्ड एंड मोंक हाउस की हमने ले ली। दैट्स इट, ये हमारा खत्म। अब आता है वायुमंडल से तात्पर्य। ये हमारा हो गया है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है। अब देखो, हम यहां खड़े हैं, एकदम डायरेक्ट आ जाते हैं। मैं बात करूं ना वायुमंडल की, मैंने देखा यूट्यूब पे भी देखे फैकल्टी डायरेक्ट पढ़ा शुरू कर दिए। वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। अरे यार, वो तो बहुत दूर की बात है। ये जो लेयर बनी है, ये बनी कैसे? पहले ये तो पता लगे, फिर हम डिफाइन करेंगे 5 लेयर, बात की बात है। पहले ये तो पता लगे गैसेस कौन सी हैं, और ये गैसेस आई कितनी और कितनी क्वांटिटी में, कौन सी फिक्स है, कौन सी फिक्स नहीं है, घटती बढ़ती रहती हैं। कितने किलोमीटर ऊंची गैस को हम फिक्स मान लेते हैं। हम कहते हैं नाइट्रोजन इतनी, ऑक्सीजन 20.21% नाइट्रोजन इतनी। कैसे, कितने किलोमीटर मान रहे हैं? 1 फीट, 2 फीट, 1000 फीट? भाई सोचने वाली बात है। तो जो हमारा वायुमंडल है, हमारे वैज्ञानिक अपने वायुमंडल 29,000 किलोमीटर तक ऊपर विस्तृत मानते हैं। 29,000 किलोमीटर। कोई 34,000 कहता है, कोई 32,000 कहता है, लेकिन हम एक ले लेते हैं कि भाई हमारा 16,000 से 29,000 किलोमीटर तक जो भी
आवरण फैला हुआ है, स्पेस में फैला हुआ है, वहां तक हमारा कहीं ना कहीं वातावरण हो सकता है। समझ में आया? अब इसमें आ जाता है कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई है। क्या क्या मिला? गैसेस है, एयरोसोल धुआं भी तो है, धुआं निकलता है, डस्ट पार्टिकल भी है, वो जल वाष्प भी है, पानी की मात्रा नहीं है। अगर मैं 5 किलोमीटर का जो ऊपर आसमान है वहां का पानी निचोड़ लूं तो मैं बैकाल झील जैसे 100 झीलें तैयार कर सकता हूं। इतना पानी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। बैकाल झील मतलब साइबेरियन की बात कर रहा हूं, एशिया के टॉप मोस्ट बात कर रहा हूं, मीठे पानी की गहरी दुनिया की सबसे बड़ी झील है। समझ में आ रहा है? खैर, वायुमंडल से तात्पर्य हम समझ चुके हैं। सागर तल, हम जब तक सी लेवल अपने घर से ही नापते, हमारा घर ऊंचे स्थान पे हो, स्ट्रक्चर ज्योग्राफिकल अलग अलग होता है, हिमालय से नाप रहे तो वैसे ही कम हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, तो हम क्या सी लेवल लेते हैं। क्या लेते हैं? तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सी लेवल से 16 से 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक अनुमान है, एजम्पशन है कि फैला हुआ है। फ्रेंड समझ में आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो ओके लिख दे, भेज दिया करो, यस लिख दिया करो। कहां से कहां तक फैला है? 16,000 से 29,000 किलोमीटर तक हमारा जो वातावरण है वो स्प्रेड है। क्लियर हुआ? लेकिन हमारे वातावरण में क्या क्या है? गैसेस तो वेल नोन है। वायुमंडल का कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोज जानते हो? कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, मेडिसिन खरीद के लाते हो, देखते हैं कि नॉन वेज तो नहीं है तो कितने कौन कौन सा मिला है, कुत्ता मिला है, सुअर मिला है, क्या मिला है? दैट वी कॉल अ कंपोजिशन कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल्स। वायुमंडल का संगठन मुख्य रूप से 3 चीजों से मिलकर बनता है। वायुमंडल है, समझ में आया? वायुमंडल समझ में आया? चारों तरफ से घेरे हुए है, वायुमंडल है। वायुमंडल का संगठन 3 चीजों से होता है। पहला खुद वायु, दूसरा जलवाष्प वाटर वेपर, भाई जितना भाप बन के ऊपर जाएगा वो वायुमंडल में बन जाएगा, कहीं ड्राई होगा और कहीं वेट होगा। यस और नो? समझ में आया? कहीं सूखा पड़ेगा तो कहीं पर क्या होगा? ज्यादा उमस होगी, पानी होगा। यस और नो? आप लेट आ रहे हो दोनों के दोनों, जल्दी आना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है एटमॉस्फेयर का, यू कैन नॉट लीव। इधर बैठ जाओ, आगे आके बैठ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मेरी बात समझ में आई आपको कि तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हम पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। कल बच्चे आए थे, दे आर वेरी सीरियस। तो जैसे मैंने कहा था कि हम डैपली से स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वही मैं आपको बता रहा था। तो पहले परिभाषाओं पर चर्चा हुई है। वातावरण है क्या? हम कहते तो हैं गैसों का आवरण, लेकिन किसने क्या क्या कहा है? तो 4 परिभाषाएं हो। अब बात आती है हमारा वायुमंडल किससे बना है, मिलकर बना है। तो पहला गैसों से, दूसरा जलवाष्प, पानी की मात्रा है, उमस होती है, एक फेंकता है कंप्रेस करके बाहर तो नहीं है, इसका मतलब क्या है? वातावरण में पानी मौजूद है। और तीसरा एरोसोल, कोई नहीं जानते एरोसोल, सब कहते हैं डस्ट पार्टिकल। एरोसोल अपनी खुद एक भूमिका बनाता है। एरोसोल किसे कहते हैं? धूल के कण, धुआं, कोहरा, फॉग, जो भी है वो क्या है? एरोसोल। तो हमारा जो वायुमंडल बना है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, गैसेस, जलवाष्प तथा एरोसोल से। समझ में आया? तो ये भी मतलब चीजें हैं, समझ में आ गया हमें, 3 चीजों से मिलकर बना है। अब अगर हम क्वेश्चन उसमें कुछ ऐसा डालें कि थोड़ा सा और विषय, हमने क्या करा, डीएम की पोस्ट है यार, आज आरक्षक भी नहीं बन पाते लोग, डीएम की सोच के, तो मैं तो इन गैसों के बारे में अगर हम कुछ बताएं तो गैसों के बारे में हमें पहले बारे में गैसों के बारे में डिफाइन करेंगे, संगठन, फिर जलवाष्प, फिर एयरोसोल। ठीक है? तो गैसेस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो गैसेस में
दो प्रकार की गैसेस होती है, एक स्थिर गैसेस होती है, एक अस्थायी गैसेस होती है। जो स्थिर नहीं होती, अस्थिर गैसेस होती है, जो मतलब बदलती है। तो बदलेगी क्या? CO2। भाई धुआं ज्यादा करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, आया ना? बदलती है, जलवाष्प बदल जाता है, कहीं पानी ज्यादा धूप पड़ गई तो पानी उड़ गया, खत्म। शुष्क हो गई हवा, गर्म हो गई ठंडी हवा है, तो ये मात्रा बदलती रहती है। अब हम गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो 4 नियम पढ़ना जरूरी है। बॉयल्स का नियम, ये एक डीपली चीज है, ये आपको नहीं मिलेगा। ये MA के फर्स्ट ईयर में, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो गैसेस की मैं यहां बात करता हूं, ठीक है। गैसेस में सबसे पहले यह आता है दिमाग में कि भाई गैसेसों के बारे में हम किस सदी से जानना, एक अच्छी चीज। तो हमने ना ही 2000 में, ना ही 1900 में, हमने शुरुआत की कब से गैसेस के बारे में? 18वीं सेंचुरी से, 18वीं शताब्दी से हमने गैसों के बारे में जानना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया कि भाई कितनी % गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में। वायुमंडल गैसों का अध्ययन कब से हुआ? 18वीं सदी से प्रारंभ हुआ। 1752 में, 1752 में कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की थी। यह क्वेश्चन वैसे आ जाता है पर्यावरण के रूप में कि भाई CO2 की जो खोज गई थी वो कब की गई थी? इस समय 1752 में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की खोज की गई थी। उसके बाद रदरफोर्ड ने 1772, ठीक 20 साल बाद नाइट्रोजन गैस की खोज की। हम जानते हैं नाइट्रोजन तो अनमोल है, मैक्सिमम पार्ट पृथ्वी पर किसका है? नाइट्रोजन। मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाया था, मैंने हाथ में लेके समझाया था, इतना पूरा हाथ मेरा नाइट्रोजन का था। अगर आप अनअकैडमी पे RK शुक्ला को टाइप करेंगे कह दे जाएगा, फिगर हो इतना हाथ नाइट्रोजन, इतना ऑक्सीजन 21%, 20.65% ऑक्सीजन, 21 कंसीडर कर लेते हैं हम। ये पूरा नाइट्रोजन 21 गैस, 78 बचा, 651 79, पूरा 0.33 दूसरी गैस आ जाती है। मतलब पूरा हाथ आपको एक प्रकार ऐसा दिखाई देगा कि ये पूरा नाइट्रोजन है हमारे यहां पर। और फिर भी हम नाइट्रोजन का यूज नहीं कर पाते, डायरेक्ट एब्सॉर्ब नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से। और नाइट्रोजन के भी 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से 7 होते हैं, 5 मुख्य होते हैं। लेट इट बी। तो आपको गैसेस के बारे में लिखने हैं तो डायरेक्ट मत लिख देना, ऑक्सीजन 20.65, नाइट्रोजन इतनी, उसके हाइड्रोजन इतनी, ओजोन सबसे कम होती है 0.0000001%, ओजोन गैस सबसे कम पाई जाती है, 6 जीरो लगा दो, उसके बाद आपकी आएगी ओजोन गैस का नंबर। तो उसकी खोज लिखोगे तुम्हारे क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाएगी। मैंने क्या कहा, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है एंड वी हैव टू बेस्ट गिव बेस्ट। 1752 में CO2 की गैस की खोज की गई तथा 1772 में नाइट्रोजन की खोज की गई। और इसका नाम क्या रखा होगा हमने? मैफिटिक गैस एयर। इस बार CDS का पेपर हुआ था, क्वेश्चन आया था गिवन में से मैफिटिक गैस किसको बोला जाता है? ऑर्गन, जोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और को नहीं मालूम था मैफिटिक किसका नाम है। मैफिटिक किसे कहते हैं? नाइट्रोजन। लिखा है नाइट्रोजन की खोज की तथा इसका नाम क्या रखा था? मैफिटिक एयर दिया गया था। ऑक्सीजन की सर्वप्रथम खोज की गई थी और इसका अध्ययन किसने किया था? ये तो मालूम है, केमिस्ट्री, ऑक्सीजन, जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली ने सबसे पहले ऑक्सीजन की खोज की थी। समझ में आया? सबसे अंतिम गैस ऑर्गन की खोज की गई। ऑर्गन जिसका भी हम यूज भी करते हैं, सबसे अंतिम गैस अगर आता है, क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि भाई सबसे अंतिम जो गैस है वो कौन सी है? वो है हमारी ऑर्गन गैस। कब खुली, कब हुई खोज उसकी? 1874। सबसे पहले खुला 1752, 1752 COT, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक 20 साल बाद मैफिटिक गैस सामने निकल के आई, यानी 1772 में, मतलब नाइट्रोजन। और सबसे आखिरी गैस जो खोजी गई, कब खोजी गई? वेरी गुड, कौन सी थी? ऑर्गन। कौन सी थी? ऑर्गन। ऑर्गन को
खोजा गया। अब इनका प्रतिशत है, प्रतिशत मैंने बता दिया 78 है। ऑक्सीजन हो गया, दोनों को मिला तो 99% तो यही ले जाती है, ऑलमोस्ट पूरे भी एटमॉस्फेयर, यानी पूरा भी हमारा वातावरण दिखाई दे रहा है उसमें पूरा का पूरा ये ले जाती है। तो वर्तमान में वायु ये स्थिर है, ये बदलती नहीं है। 80 किलोमीटर लेते हैं, तुम कहोगे स्थिर कब तक ले रहे हैं हम, कहां तक ले रहे हैं, तो उसकी भाई 1 फीट में देख रहे हैं स्थिर है, बदलती नहीं है, 2 फीट 3 फीट 80 किलोमीटर 20 किलोमीटर ज्यादा होता है। वर्तमान में वायु का सज्जन नाइट्रोजन 78.1, ऑक्सीजन 20.9 सर्वाधिक योगदान है। ऑर्गन का प्रतिशत कितना है 0.9, फिर तो 0.000 चलते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वायुमंडल गैसियस में नाइट्रोजन का आणविक, ऑक्सीजन एंड ऑर्गन 99% इनकी भूमिका रहती है। तो सोचिए 3 गैसेस, क्वेश्चन ये आता है, सबको पता है नाइट्रोजन, सबको ऑक्सीजन, ऐसी कौन सी गैस है जो इन तीनों के मिक्सचर को 99% बना देती है, ऑर्गन। ऑर्गन तीसरी सबसे ज्यादा मिलने वाली गैस है, कितना परसेंट है 0.9%। 78.1 नाइट्रोजन, 20.65 है, 21 मान लेते हैं ऑक्सीजन, एंड 0.9% विच वन, ऑर्गन, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ क्या बेटा, CO2 का योगदान नहीं है सबसे ज्यादा में, बहुत कम है, ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी खतरनाक वाली, गर्मी बढ़ जाएगी, ट्रैप करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 गैस होती है, क्या गर्म करना, इतनी हो जाएगी तो हम ऐसे निपट जाएंगे सबके से। ये हमारा समझ में आया पूरा का पूरा, ये 0.03 में चली जाती है, पॉइंट में चली जाती है। ये क्लियर हुआ? तो पहले परिभाषाएं लिखी, बेस्ट क्वेश्चन किसे कहते हैं, बेस्ट क्वेश्चन। पहले परिभाषा, पहले अपना विचार जो तुम्हें पता है लपेट दोगे, तुम्हें अपना विचार तो पता होना चाहिए, तुम्हारा विचार, फिर दूसरों के विचार जो भौगोलिक चिंतन करते हैं, स्टेटमेंट, उसके बाद संगठन, उसके बाद गैसेस के बारे में कि भाई गैसेस में, अभी गैसेस खत्म नहीं हुई, गैसेस अभी तो शुरू हुई है, ओजोन लेयर का क्षरण कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसको समझने के लिए अब हमने ये सारी चीजें पढ़ी, समझ में नहीं आया कि हर कोई सिद्धांत छुपा होता है, कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है, कोई ना कोई सिद्धांत छुपा होता है। मेरे बात समझ में आ रहा है? तो हमने वायुमंडल को समझने के लिए, मेरी आ रहा, वायुमंडल को समझने के लिए हमने किन चीजों का प्रयोग किया, मेरी बात समझ में आ रही है? वायुमंडल को समझने के लिए हमने किन चीजों का प्रयोग किया, मतलब जैसे तुम गार को, मेरी बात समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तुम आज किसी भी कौटिल्य ले जाओ 2-2.5 लाख बाजीराव वाले से भिड़ जाएगा, तुम उससे ज्यादा अच्छा लिख दोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कार खरीदने जाते हो, क्या देखते हो, गाड़ी का, गाड़ी की सर्विसेज, गाड़ी की स्पीड, गाड़ी की मेंटेनेंस, है ना, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस, जो भी तुम्हारा, ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं, या आंख बंद करके ले लेते हो, गाड़ी बहुत जमीन से लगी हुई है, आगे अगर एक कंकड़ भी आया तो टकरा जाएगा, कोई बात नहीं, गाड़ी का माइलेज 1 किलोमीटर है, कोई बात नहीं, नहीं सुन, गाड़ी की सर्विस 1 करोड़ रुपए हर महीने करवानी पड़ती है, कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं करते, पैरामीटर्स होते, पैरामीटर मतलब उसे समझते हो, कुछ पैरामीटर्स है। ऐसे ही वायुमंडल को समझने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए, कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें डिसाइड किया है। लाइक पैरामीटर क्या है, टेम्परेचर, भाई समझना है कितनी ऊपर तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है, वॉल्यूम, आयतन समझने का रखा है, समझ में आ रहा है, वेग, घनत्व, डेंसिटी, कितना भारी गैस है, ये पैरामीटर्स हमारे किसको समझने के लिए, एटमॉस्फेयर को समझने के लिए, किसको, वायुमंडल को समझने के लिए। दोस्तों क्लियर हो रहा है मेरी बात? समय समय पर कई गैस लो आते गए, समय समय पर कई गैस लो आए, जिसमें से प्रमुख है पहला
बॉयल्स गैस लॉ, बॉयल्स गैस नियम। अब एग्जामिनर चौंक जाएगा, ये क्या लिख दिया इसने। अभी तो सोच सबकी कॉपी देख रहा हूं मैं कंटिन्यूसली। वातावरण के उन्होंने अपनी परिभाषा लिख दी, लीपा पोती 4-5 बना दी पेन पे, ये क्षोभ मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल बना दी, खत्म कर दिया। ये बच्चा कुछ यूनिक लिख रहा है, मतलब ये बता रहा है कि हमने वातावरण को, गैसेस को एनालाइज कैसे किया। तो ये ज्यादा नहीं है, बहुत डीप नहीं है। पहले ने 3 चीजों को एनालाइज किया है, डेंसिटी को दिमाग में रखा, टेम्परेचर को दिमाग में रखा, दैट्स इट। 2 को याद रखो। सबसे कौन सा है? बॉयल गैस नियम। इस नियम में किसको रखा है? वायु दाब, गैसों का वॉल्यूम, आयतन, गैसों का घनत्व, डेंसिटी डी, वॉल्यूम डी, वी, प्रेशर डीबीपी। याद हो गया तुम्हें? 3 चीजें याद रखनी है, कोई बहुत टफ नहीं है। वॉल्स का लॉ में क्या है? वायु दाब, प्रेशर, पी आयतन, वी वॉल्यूम। या सुनो, पी वी पीडी, वॉल्स का नियम पीवी। भाई रट लो, जो तुम्हारे संग साथी पढ़ रहे हैं बोले ना, तो वॉल्स का नियम मालूम है गैस को कैसे नापते हैं? पता है? पढ़ा है तूने? हैं? कलेजे से लगा के ओजा घूमता है तू, किताब टाटा मैग्रो घूमता है कलेजे से लगा के, कभी सुना है तूने? बॉयज का लॉ क्या है? वो इंटरेस्ट लेगा, कुछ नई चीज मिलती है इंटरेस्ट होता है। क्या है? 3 चीजों पे बना है। पहला क्या है? प्रेशर। दूसरा क्या है? वॉल्यूम। तीसरा क्या है? डेंसिटी। और ये ना पाता वॉइस ने बताया था। यानी एटमॉस्फेयर को समझना है, वायु को समझना है कैसी है वायु, तो ये 3 चीजों को नाप लो, गैस समझ में आ जाएगी, वायुमंडल समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ मेरी बात? दूसरा, लूसेक गैस नियम। वॉयल गैस नियम हो गया, लूसेक गैस नियम। ये क्लियर हुआ? लूसेक। अब लूसेक ने जोड़ दिया, वायु दाब हटाया नहीं, आयतन हटाया नहीं, टेम्परेचर को लिया है, तापमान। लूसेक गैस के अनुसार, नियम के अनुसार, वायु दाब गैसों के आयतन, तापमान के बीच संबंधों को प्रदर्शित करता है। क्या क्या आ गया? वायु दाब, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अगर एटमॉस्फेयर को समझना है तो 3 को समझ लो, काम खत्म। है डिफिकल्ट तुम्हें लग रही होंगी, लेकिन अभी तुम्हें मैं पूछूंगा तुम बता दो ध्यान से। वॉल्स का नियम में क्या था? तापमान नहीं था, डेंसिटी थी। वायु दाब चला आ रहा है, वॉल्स के नियम में वायु दाब, वॉल्यूम, डेंसिटी। लूसेक के नियम में, टेम्परेचर आ गया, प्रेशर है और वॉल्यूम। खत्म। क्लियर हुआ? तो लूसेक का समझ में आया? भाई बॉयल्स के नियम में क्या नहीं था? तापमान नहीं था, डेंसिटी थी, प्रेशर था, वॉल्यूम था, आयतन था, घनत्व था, वायु दाब था। लूसेक ने घनत्व को हटा दिया, क्या उसकी जगह तापमान आ गया, आया ना? और क्या क्या? वायु दाब एज इट इज वहीं पर है, प्रेशर, वॉल्यूम एज इट इज वहीं पर। समझ में आया? ओके। चार्ल्स गैस का नियम। अब ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है, थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा चार्ल्स गैस नियम। स्थिर गैस आयतन के साथ साथ, यानी कांस्टेंट गैसेस के साथ साथ, तापमान एवं दाब के बीच को बता दिया। इन्होंने बोला, चार्ल्स जी ने, ओके, 3 इन्होंने क्या बोला? इन्होंने 3 गैस, इन्होंने रिलेशन क्रिएट किया है। चार्ल्स ने क्या बताया? रिलेशन मतलब कांस्टेंट गैस। अब मैंने बोला कांस्टेंट गैस कौन सी? 3 गैसेस है, तो बहुत सारी, लेकिन मुख्य कांस्टेंट गैस कौन सी है? 3। ऑक्सीजन 1% रहती है, नाइट्रोजन 1% रहती है, ऑर्गन 0.9% बताया था अभी, 1% रहती है। इन्हें कहते हैं स्थिर गैसेस। ठीक है? तो इन्होंने बोला स्थिर गैसेस, भाई जो रिएक्शन होगा तो स्थिर गैसेस कांस्टेंट गैसेस में ही होगा। स्थिर गैसों के साथ
टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिलेशन को जान लो तो वायुमंडल समझ में आ गया। रिएक्शन तो कांस्टेंट गैसों से नहीं समझेंगे ना, नहीं है उनके संग क्या समझेंगे। रिलेशन किससे बनाओगे, जो दुकान सामने खोलता है उससे बनाओगे, या साइकिल पे जो बेचने आता है कभी कभार उससे बनाओगे। जिसकी दुकान परमानेंट है वहीं पे तो बनाओगे। जो कोई निकल रहा है उसे दे दोगे, ले भाई 1 लाख रुपए उधार, तो जरूरत है क्या, मैं कल ले लूंगा। तो दुकान नहीं पता, घोड़ा नहीं पता, जो दुकान कौन सा दे दू तो समझ में नहीं आता। तो रिलेशन वायुमंडल समझना तो क्या बताओगे, सिद्धांत क्या कहता है, क्या कहता है चार्ल्स का, स्थिर गैसों के साथ वायु दाब और तापमान को समझ लो, दैट्स इट। पहले ने क्या बोला था, पहले थे हमारे चार्ल्स वॉल्स ने क्या बोला था, आयतन वायुदाब घनत्व को समझ लो तो मैं आ गया, उन्होंने प्रदर्शित किया था। दूसरे आ गए लूस ने क्या बोला, उन्होंने घनत्व को मान को ले लिया, तापमान ले लिया, तो यहां क्या बन गया था, वायुदाब, आयतन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। उसके बाद आ गए कौन, चार्ल्स ने रिलेशन बता डाला, रिलेशन बना लिया। रिलेशन क्या, कौन सा रिलेशन, स्थिर गैसों के साथ, जो मेरे सामने है। स्थिर गैसें कौन सी है, 3 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिर गैसेस नहीं है, कांस्टेंट गैसेस नहीं है। ऑर्गन देंगे समझ आएगा, ऑर्गन तो पता नहीं होगी नहीं होगी, मैं तो कहीं भी सुनता नहीं हूं, लग रहा है ओजोन होगी, गलत आ क्या जाते हैं, समझ में आ रहा है। स्थिर गैसेस, तो स्थिर गैसेस 3 99% कवर करती है जो हमारे वायुमंडल का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन, ठीक है। उनके साथ दाब और ताप को संबंध बता दो तो तुम्हें वायुमंडल प्रदर्शित हो जाएगा। अब आया संयुक्त का नियम, ज्वाइंट कंबाइंड थ्योरी, कंबाइंड प्रिंसिपल। अब क्या आया, कंबाइंड प्रैक्टिकली, समझ में आया। संयुक्त गैस सबको ले आए, घनत्व कंबाइंड का मतलब कंबाइंड, घनत्व को ले आए। बेटा रेगुलरली कैसे हो सकते हो आप बाद में बात करना, मैं अभी क्लास के बाद आपसे बात करता हूं, जब मैं डाउट सेशन लूंगा। तो कौन आ गया हमारा, संयुक्त गैस के आधार पर कंबाइंड गैस लॉ 2 विचार है। एक अज्ञात विचार पर पता लगाए, वायु दाब को पकड़ लो, वॉल्यूम को ले लो, डेंसिटी को ले लो और टेम्परेचर को ले लो, सबको पकड़ लाओ तो क्या हो जाएगा, गैस वायुमंडल समझ में आ जाएगा। जो चार्ल्स का समझा, जो वॉयल का समझा, जो लूसेक का समझा, इन सबको पकड़ लाओ तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर समझ में आ जाएगा। तो इतना लिखने में तुम्हारा सिर्फ 100 शब्द गए होंगे, और अभी तो 200 शब्द बचे हैं अच्छा लिखने के लिए। 100 शब्द लिखे हमने भाई, 2 4 6 8 10, 1 2 3, ये हटा दो, ये तो हमने समझाने के रखा था, यहां से मानो 1 2 3 4 5, इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं, जो हिंदी में लिखेंगे हिंदी में लिखो, 4 5 6 7 2 9 11 13 15 18 16 17 19 20 में, ये हटा तो, ये 95 में छोड़ा लिखा है, ये कम हो गए यहाँ पे शब्द, यानी तुम्हारे आए यहाँ पे 120 शब्द में हमने लिखा है, 120 लेकिन सटीक लिखा है, सटीक। यू हैव टू राइट आंसर देयर 300 वर्ड्स, तो यहाँ पे हमने 125 शब्दों में सटीक लिखा है। एग्जामिनर के मन में इज्जत आ गई, ना वो तुम्हें जानता है ना तुम्हारा मर जानता है, उसकी दिमाग में क्या आ गई, इज्जत पैदा हो गई, ये बच्चे ने तो कुछ ज्यादा अच्छा लिख दिया। अब हम बात करते हैं स्थिर गैसों की। मैंने तुमसे बोला, कोई कहता है स्थिर गैसेस बदलती नहीं, अब मेरी बात समझो, दिमाग फोकस करो। स्थिर गैसेस बदलती नहीं, कहां तक नहीं बदलती, हमारा वायुमंडल तो 29,000 किलोमीटर तक भी है, हमारा वायुमंडल 16,000 किलोमीटर तक भी है, हमारा वायुमंडल 6 किलोमीटर तक भी है। तो तुम स्थिर गैसेस कहां तक अनुमान लगा रहे हो, जो यही प्रतिशत मिलेगा, स्थिर मतलब 78.1%, 0.9% यही मिलेगा, थोड़ा बहुत भी फेरबदल नहीं मिलेगा। तो वो है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी, 80 किलोमीटर,
कितनी है? 80 किलोमीटर की ऊंचाई। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन ये प्रमुख स्थिर गैसेस हैं जिनका वायुमंडल में संगठन उतना ही है 78.1, 20.9%, जिनका ऊंचाई तक 80 किलोमीटर ऊंचाई तक निचले वायुमंडल में स्थिर या स्थायी गैसों का प्रतिस्थिर रहता बना रहता है। मतलब 80 किलोमीटर तक ऊपर गए तो वहां पर कोई भी इनमें फर्क नहीं आया। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? ऑल अबाउट कांस्टेंट गैसेस। लेकिन अभी तो खत्म कहां हुआ है, ये तो बताया है कि 80 किलोमीटर तक ऐसा रहता है। तो कौन कौन सी गैसेस बताई, बाद में बात की मैंने? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। ओके, तो अब मैं एक और बोर्ड रख रहा हूं, आपको समझ में आएगा। मुझे आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है। तो तुम सुनते सुनते रीड करोगे ना तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। हमने अलग अलग बोर्ड बना बना के रखे हैं आप लोगों के लिए। या यू कैन रीड दिस, जस्ट फोकस हेयर। हेयर अब आपको दिखाई भी देगा पूरा। फ्रेंड्स, मैं पहले बात करूंगा नाइट्रोजन के मामले में। नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन आप जानते हैं, देखो की बात, जो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक्चुअली नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर सकते। वो रस नाइट्रोजन ना जब जाती है नाइट्रेट द्वारा, फिर नीचे से जड़ों से रूट सिस्टम के द्वारा पौधों में है, पौधों को हम खाते हैं, उससे हमारे अंदर आती है, फिर हमारे बेस द्वारा फिर से एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। यह है नाइट्रोजन चक्र, एक प्रकार से जो चक्र चलता है। नाइट्रोजन जीव मंडल के सभी जीवधारियों के लिए एक आवश्यक गैस, क्योंकि ये क्या है? अमीनो एसिड का आवश्यक अंश है। अमीनो एसिड क्या कहलाता है? प्रोटीन। अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन। तुम्हें जो प्रोटीन मिलता है वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का हिस्सा होता है, नाइट्रोजन होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट, अमीनो एसिड का आवश्यक अंश होती है। क्लियर हुआ? इसी से अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण होता है। नाइट्रोजन में मैंने कितनी बताए थे? 7 रूप होते हैं, मुख्य 5। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डीपली स्टडी कर रहे हैं। नाइट्रोजन कितने रूप होते हैं? 7। सोचो कि वो हमारी क्या है? जीवनदायिनी हो गई। 7 रूप में होते हैं। पहला N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, पहला रूप। NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। N2, आणविक नाइट्रोजन। NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड। NH, अमीनो। NH3, अमोनिया। HNO2, नाइट्रिक एसिड। ये सोचो 7 रूप है। प्रश्न ऐसा आ सकता है प्री में भी, कितने प्रकार के रूप होते हैं, साइकिल होते हैं, कितने रूप होते हैं? कितने होते हैं? 7 होते हैं। इनको तुम रट लोगे भाई, तुम्हें सिर्फ ये याद करके रखने, N2O, NO, N2, NO2, HNO3, NH3, NH। 7 रूप करने में 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट, 3 मिनट। क्लियर हुआ? ओके, अब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं। नाइट्रोजन के बारे में इतना क्वाइट सफिशिएंट है, क्योंकि 300 शब्दों से ऊपर निकल जाएगा। अगर संगठन पूछा है, बच्चे संरचना पूछे तो गलत लिख देते हैं, संगठन पूछे तो गलत लिखते, अलग अलग, सब कुछ अलग अलग होता है। ऑक्सीजन, अब तुम्हें ऑक्सीजन मालूम है, रसायन दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय होती, क्योंकि जीव हम लेते हैं, आसानी में मिल जाती है। ऑक्सीजन जीवित पदार्थों में कितने होती है? 70% एटम का निर्माण करती है। भाई बसा फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन के निर्माण में इसकी क्या होती है? बहुत ही अहम। भाई फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आलू में होता है कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन के बिना तो ये बन ही नहीं सकते। इनमें मिलकर ये निर्माण करती है। क्या होता है ऑक्सीजन का सिंबल? ये तो मालूम है, O2। समय निचले वायु में। अब बात आती है, हमारी ऑक्सीजन कहां तक फैली है? मैं बिना पंप लगाए आराम से जा सकता हूं। आणविक ऑक्सीजन यानी O2 निचले वायुमंडल में 60 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितने किलोमीटर तक पाई जाती है?
थोड़ा ऊपर जाएंगे कम होती जाएगी। ये नहीं 60 किलोमीटर में भी ऐसी घूम रहे हो तुम, बिना मास्क लगाए, सिलेंडर लगाए, गैस सिलेंडर, यू रिक्वायर इट। लेकिन कुछ O2 का अंश है वहां पे, दिख जाएंगे, ऑक्सीजन का अंश दिख जाएगा। कहां तक? 60 किलोमीटर, याद रखिएगा। स्थिर गैसें कहां तक बताई थी मैंने? 80। ऑक्सीजन 60 किलोमीटर तक स्थिर है, यानी उसका कोई ना कोई अंश वहां तक मौजूद है। 60 किलोमीटर तक पाई जाती है। जबकि बिक्टेड, जो डिसएसोसिएटेड हो जाते हैं ऑक्सीजन, वो आणविक ऑक्सीजन परत 60 किलोमीटर के भी ऊपर चली जाती है, यानी ओजोन O3 होता है, O3 ओजोन टूट जाती है, आणविक अंत ऊपर चले जाते हैं 60 से ऊपर। लेकिन हम O2 कहां तक है? 30 किलोमीटर तक स्थित है। बस इतना करना काफी। अब आते हैं परिवर्तनशील गैसें जो बदल जाती है। फ्रेंड समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा जाना, क्योंकि ये स्थिर गैसेस हैं। हमने पहले सिद्धांत जाने, परिभाषाएं जानी, एटमॉस्फेयर जाना, सिद्धांत जाने, फिर हमने स्थिर और अस्थिर गैसेस। अस्थिर कौन सी होंगी? जो बदल जाती हैं, जैसे जलवाष्प, गर्मी बढ़ेगी तो कम हो जाएगी, वैसे हो तो ज्यादा हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं फैलाओगे, पॉल्यूशन करोगे तो बढ़ जाएगा, नहीं करोगे तो कम हो जाएगा, हाँ या ना? ओजोन, हाइड्रोजन, ओजोन की लेयर घटती बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? क्लोरोफिल कार्बन, CFC तो मालूम होगा यार, FC। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, मीथेन, ये प्रमुख है गैसेस। क्या है? परिवर्तनशील गैसेस। वाटर वेपर, मौसम संबंधी अधिक है, वर्षण ज्यादा होगा तो बढ़ जाएगा, वर्षण कम होगा तो वायुमंडल में जो वाटर वेपर उसकी मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। तरल, ठोस, जल वाष्प, अभी आ गया। ठोस, हिमपात, ओला, उपस्थिति, पाला, तरल ठोस में भी होता है, ये तो देखा है, जल वर्षा में भी होता है। जल वाष्प की मात्रा निर्भर करते हैं। ओजोन O3, अब ओजोन का ले लो, जीवन रक्षक गैस है, ये भी आपको मालूम है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऊपर से आती है। देखो हमारी लेयर है, सबसे पहले क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर 16 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में जो सबसे ऊपर की परत है, ओजोन ऊपर शिफ्ट होती है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा पूरा चार्ट बना के कि हमारे कैसे कैसे। ई लेयर है, एफ लेयर है, E1, E2, कभी सुनिए आप लोगों ने E1, E2, आयनोस्फेयर में ये लेयर्स आ जाती हैं। तो बहुत डीप लेयर्स हैं। ओजोन वास्तव में ऑक्सीजन के 3 एटम ही तो मालूम है। पैराबैंगिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रोकती है, कम गर्म होने देती है। ओजोन कैसे बनता है भाई? 3 एटम होता है, O3 होता है, यानी ओजोन ऑक्सीजन का ट्राइएटमिक फॉर्म होती है। O3 है ना, वो O2 है। ये हल्के नीले रंग की इरिटेटिंग गैस होती है। ये भी आता है। ओजोन का रंग कैसा है? ब्लू। इसकी गंध बहुत तीखी होती है। ओजोन की गंध होती है ना, स्मेल, बहुत तीखी होती है। ओजोन का एक ऑक्सीजन कारक ऑक्सीजन एजेंट जो अधिक साधारण हो जाने पर विस्फोट के साथ फट जाता है। किसी न किसी मात्रा में ओजोन वायुमंडल की सभी ऊंचाइयों में रहती है। ओजोन यहां पर भी है, कितनी है? 0.00001। ओजोन हमारे यहां पर भी है, किसी न किसी मात्रा में ज्यादा रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा कहां रहती है? 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब शुरुआत, किसी न किसी स्थान पर ओजोन वायुमंडल में सभी ऊंचाइयों पर रहती है। लेकिन इसका सर्वाधिक साधारण 10 से 50 किलोमीटर, मैंने बोला ऊपर चली जाती है। 16 किलोमीटर के ऊपर हमारा समताप स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर के भी ऊपर की जो लेयर होती है वो ओजोन लेयर कहलाती है, ओजोन मंडल कहते हैं। उसकी हाइट होती है, ऊंचाई वैसे होती है 50, 30 हो 20 हो। 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक बहुत ज्यादा होता है। 10 से 50 किलोमीटर में इसका अधिकतम साधारण 12 से 35 किलोमीटर में ज्यादा। कोई पूछे सबसे ज्यादा कहां है? 50 किलोमीटर के ऊपर बहुत ज्यादा है, आसपास। मध्य में कहां है? 50 से नीचे मध्य होगा, मतलब 35 के आसपास मध्य होगा। यानी हम 35 किलोमीटर ऊपर जाए तो ओजोन हमें कम मात्रा में। इस तरह ओजोन का सर्वाधिक साधन समताप स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में, इसी कारण इसे समताप मंडलीय ओजोन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? ओजोन एक अस्थिर गैस है क्योंकि इसका निर्माण एवं विनाश होता रहता है। भाई जिसका निर्माण होगा, जिसका विनाश होगा, वो तो बढ़ती जाएगी, हाँ या ना? 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक
वायुमंडल में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या तड़ित झंझा के मतलब थंडरस्टॉर्म के दौरान विद्युत विसर्जन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण ऑक्सीजन के अणुओं का विखंडन स्प्लिटिंग या अलगाव होता रहता है। ये फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। O2 है ही कुछ नहीं, O2 को तोड़ो, O निकाल दो, तुम्हारा बन गया फॉर्मूला। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, ओजोन गैप था, ओजोन लेयर। तो हमने फिर एरोसोल, ये लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, सारा कुछ नहीं समझाया जा सकता। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे मैंने बोला था आपसे कल बोला कि हम एक दिन में, मैं हर सब्जेक्ट से एमपीपीएससी में या से वन लाइनर क्वेश्चन निकल जाते हैं तुम्हारे। निबंधात्मक क्वेश्चन यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन करने के लिए एक दिन में एक क्वेश्चन तैयार होता है। मैं उसके लिए नोट्स बना रहा हूं, मेरी किताब भी पब्लिश होने वाली है, हाउ टू स्टडी, मतलब ये आईएएस सिविल सर्विस, क्रैक आईएएस उसने दिया है, पर मटेरियल तो बहुत है, पॉलिटिक्स साइंस लक्ष्मीकांत है, ओझा है, बहुत है टाटा फाटा, लेकिन लिखें क्या जो हमारा बेस्ट हो जाए। तो बच्चों को नहीं पता, टाइम बर्बाद हो जाता है, साल निकल जाता है, इतनी किताबें लेके हर दिन पढ़ने बैठते हैं, रात में मुंह पे गिर जाती है, सो जाते हैं, नहीं कर सकते आप। तो क्यों ना हम जो 20 सालों में क्वेश्चन आ रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो निकाल लें ऐसे राइटिंग में। पढ़ने का सही तरीका, सिलेक्शन का सही तरीका, भाई कितना पढ़ोगे, ज्योग्राफी में तो पीएचडी भी होती है 2 साल 2.5 साल में, पीएचडी तो नहीं करोगे। तो ज्योग्राफी के 50 से 60 क्वेश्चन एक दिन में 1 या 2 क्वेश्चन मैं तैयार कराऊंगा, ईमानदारी शिद्दत से तैयार करने। समझ में आया? गारंटी है वही क्वेश्चन या उन जैसे क्वेश्चन, मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। जैसे आज मैंने ये पढ़ाया, इसमें तुम्हें प्री के तो बहुत सारे तैयार हो गए, ऊंचाई कितनी है, कि कौन सी गैस है, क्या है, ये तो प्री के तो इसमें 50 से ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो गए जो पढ़ाया। लेकिन ऐसे टाइप क्वेश्चन एक तैयार होगा। एक आपने परिभाषाएं याद करी, आपने वायुमंडल की वो करी, गैसेस कब बनी वो करा, नियम लिखे, स्थिर गैसों के बारे में बताया, नाइट्रोजन के 7 रूप होते, ऑक्सीजन के बारे में बताया कुछ गैसेस, फिर आपने अस्थिर परिवर्तनशील गैसों के बारे में बताया। ये सब खत्म करना है 200 शब्दों में। तुम सोच रहे हो 200 शब्दों में खत्म करना है, पहला 125 शब्दों में था, और मान लो 75 शब्द 200 शब्दों में लिखना है। ये हम बताएं कैसे लिखना है। अब तुम कहोगे अभी तो लेयर शुरू ही नहीं हुई हमारी, 100 शब्दों में हाउ कैन वी डिफाइन। बात आता है लेयर को हमने लिखना नहीं है बहुत ज्यादा, लेयर को तो हमें ड्रॉ करके समझा देना है, जिसमें बहुत कम समय लगेगा। समझ में आ रहा है? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल, वाय मंडल। अयन मंडल में भी 7 लेयर है, E1, E2, E3, E4, E5, D, E, जो तुम्हें रेडियो फ्रिक्वेंसी जाती है इस लेयर से टकरा के आती है। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, लघु तरंगे, दीर्घ तरंगे हैं, तो कौन सी से टकरा के आएंगी, ये तो सब मुझे मैप में समझा दूंगा, 1-2 शब्द लिख दूंगा, बन गया मेरा परफेक्ट क्वेश्चन 300 का। और ये बेस्ट क्वेश्चन है। वहां बच्चे लिखने में लगे क्षोभ मंडल बहुत ज्यादा, 18-20 ना, तो यही तो करा रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं हमारे एकेडमिक ज्वाइन क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये हम यहाँ के खुद ओनर है, फैकल्टी नहीं है। 15 तुम्हारे कोर्स खत्म कराने के लिए बैठे, फर्क है। तुम्हारा कोर्स खत्म कराना अलग चीज है, सिलेक्शन और सिलेक्शन कराना उससे भी बड़ी चीज है, पहली पोजीशन पे लेके आना। हम खुद हाथों से बना रहे हैं ये 300 शब्दों के क्वेश्चन लिख रहे दिखाई दे रहे, ये तुम्हें छाप के देंगे, हम तुम्हारे सामने रहेगा 300 में। और अगले 12 मिनट का टेस्ट होगा एक क्वेश्चन के लिए। मुख्य परीक्षा में 12 मिनट लगते हैं निबंधात्मक लिखने में, 12 मिनट छूट जाएगा। पूरी रात पढ़ के 12 मिनट में एक दिन ही लिख पाओगे, दूसरे दिन तो लिखोगे, तीसरे दिन तो लिखोगे, चौथे दिन तो ही लिखोगे। आजकल की टीचरों ने मेंटेलिटी चेंज कर दी, कहते किताब रख खड़े हो जाते हैं, लिखवाते रहते हैं, कहते स्पीड बढ़ रही, काम भटा स्पीड बढ़ रही है, स्पीड वो बढ़ेगी, ये छाप के हमने तुम्हें दे दिया, आ दिया, छाप के दे दिया, घर में तैयारी करी, कल इसका टेस्ट हो जाएगा, 12 मिनट या टाइमर लग जाएगा, 12 मिनट में तुम्हें ये पूरा का पूरा 300 शब्दों में लिख के, ये है एग्जैक्टली। और हर डे पूरे 56 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का पेपर, हर दिन तो ट्रायल, आईपीएल, सैटरडे के दिन टेस्ट मैच। समझ में आएगा? पेपर ऐसे नहीं निकलता, एक फैक्ट है।
कोर्स खत्म करना अलग बात है। कोर्स खत्म तो हमारी छह faculty जो अलग ही लगे, अलग अलग पढ़ा रही है। सुबह आके देखोगे तो तुम्हें पूरी क्लास भरी दिखाई देगी। हम क्यों बढ़ा रहे हैं? हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पुशअप्स करना है। अगर जुलाई अगस्त में एमपीपीएससी हो जाता है अभी, तो तुम्हारा इसी बार सिलेक्शन हो जाए। बुड्ढे टुड्ढे नहीं बन जाओगे 10 साल से तैयारी कर रहे हो या 12 साल से 50 साल तैयारी कर रहा हूं, बन नहीं पाया, अब रोजगार कर लूं दूसरा। अगर हम अपने पे आ जाएं आप लोग, तो 4-5 महीने बहुत है पीएससी के लिए, सिविल सर्विस के लिए, एग्जाम के लिए, लेकिन रात दिन एक सिस्टमेटिक वे में करना होगा। अगर यहीं पे मैं तुम्हें 10 क्वेश्चन इतना मोटा किताब दे दूं, 10-30 पन्ने लिखवा दूं, क्या तुम याद करके आ पाओगे कल के दिन? नोट्स तो मार्केट में ही मिल रहे हैं ना यार। नोट्स लेके एग्जाम दोगे नहीं ना? जो तुम्हें याद होगा या होगा वही तो दोगे एग्जाम में, यस और नो। सीधी सी बात है यार। तो क्या यहां जो सिस्टमेटिक वे में होगा, जितना तुम लिखने में सामर्थ्य। तो फ्रेंड्स आज मैं इतना ही कराऊंगा। इट्स अ डेमो क्लास अगेन। हमारी कल से क्लासेस शुरू हो रही है सुबह बजे से 8 बजे तक रात के। ये टाइम इसलिए हमने रखा है, पढ़ाई करते हैं। मैं भौगोलिक चिंतन पढ़ रहा हूं, रोमन जो हमारे अमेरिकन फिलोसफर है उनकी पढ़ रहा हूं, मेरी अलग चल रही है स्टडी, ठीक है ना। मैं पीएचडी कर रहा हूं, अलग है मेरा। 4 बजे कॉलेज से भी आ जाते हैं, सारे काम दिन के निपट जाते हैं। 4 से 8 कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रात को जाके रिवीजन करोगे, सोना ही है फिर जाके, या सोनो, टेंशन नहीं होगी। सुबह उठ के फिर पढ़ लोगे। शेड्यूल मैं आपका बना के दूंगा, मुझे 2 बार पढ़वाना है। सुबह पढ़ लोगे, काम निपटा। जरूरी कौन काम छोड़ के बैठ सकता है? पढ़ना छोड़ दोगे? घर के काम छोड़ दोगे? कोई नहीं पढ़ सकता। 5-6 घंटे अलग निकालो, 4 घंटे यहाँ 2 फैकल्टी लगेंगे, एक दूसरी फैकल्टी है आपको। 4 से 6 मेरा लेक्चर रहेगा। हम दिन भी दे देंगे। मैं पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूं एंड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, भारत के बारे में जाने तक तो विश्व के बारे में पढ़े। भारत के बारे में पता नहीं, चिराग तले अंधेरा वाली बात हो जाए। भारत के बारे में पता नहीं, विश्व के बारे में पहुंच गए घूमने पागल टाइप की। भारत की स्थिति समझेंगे, भारत के बारे में जानेंगे। समझ में आया? कल से पहले पॉलिटी उठाएंगे। पॉलिटी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, नो डाउट। हम तुम्हें करंट से जोड़ेंगे। क्या राष्ट्रपति का पद स्वतंत्रता के बाद से घटता जा रहा है? वो जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, लेकिन वो बने। यहां पे राष्ट्रपति तो वो होता है जो प्रधानमंत्री चाहता है। तो हमारा अनुच्छेद नहीं बदला और नहीं बदले, लेकिन राष्ट्रपति का प्रभाव कम होता गया। आया ना? कोविंद वो थे जो मोदी जी ने चाहा। ऐसा तो मैं सोचने पे मुझे विमर्श करना है। एसटी का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस। तुम्हें कुछ नहीं लेना, सारे नोट्स हम आपको बना के देंगे। 17 लोग लगे पड़े हमारे, सारे नोट्स हमारे रहेंगे। कुछ बाहर से परचेज नहीं करना, कुछ नहीं करना। मेरा मानना है सटीकता से कम समय में सफलता हासिल कर। जिंदगी को तो तुमने बर्बाद करते बहुतों की देख ली होगी। हाँ गया था, दिल्ली गया था आईएएस की तैयारी करने, गया था 4 साल से दे रहा नहीं हुआ। ये नहीं सुनना यार, 4 महीने में क्रैक करके बताओ ना, तो जब भी निकाल के देखो। एक स्टूडेंट्स थे मेरे, फ्रेंड्स था। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारा नंबर है 9111831119 9111831119 9111831119। एक नंबर और है 7400501501 7400501501। उस पर आप कॉल कर सकते हैं 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में, जो भी इंक्वायरीज है। जैसे मैं इंक्वायरीज आ रही थी, और ये यूट्यूब पे भी हम डाल रहे हैं। लाइव तो पढ़ा ही रहा था मैं स्टूडेंट्स को, ये यूट्यूब पे भी हमारा लेक्चर जाएगा, तो आपको लिंक शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच।